जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके विक्टोरी पथ में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 20 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट का पेपर एसएससी का, जो सेट कर रहे थे पिछले साल के पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन की, देखिए पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना होगा? कुछ नहीं, बस रेशियो पिछले भी सेट में हम बताए थे, ऐसा क्वेश्चन था। इसको सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर के बीच 84 कम से कम क्रमशः कितना है? 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 में बांटा जाता है। इसको कुछ नहीं करना। अगर नीचे में कुछ है तो मान लीजिए, इसमें अगर कुछ नहीं तो एक है, तो इसको सिंपल है कि इसका एलसीएम लेके हम बना लेंगे। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। तो आप सभी में सिंपल 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कर देखिए, ये कर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 अनुपात, ये हो जाएगा 9 अनुपात, ये कर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 9 2 11 1 12। अगर यहाँ 12 है, लेकिन क्वेश्चन करा है कि नहीं, मेरे पास तो 8400 है, तो एक का मान आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 700। क्वेश्चन कर रहा है कि आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हमको एक है, एक का मान कितना है? 700। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 9,000 रुपए 80% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमको पता है, आपको अगर सिंपल पता है तो हमको मूलधन पता है कि 9,000 रुपया है, रेट पता है कि 80% है, और वहीं पे अगर समय की बात करें तो यहाँ पे 12 मंथ दिया हुआ है, मतलब इसको एक ईयर मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ अर्धवार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक रहता है तो क्या होता है कि रेट आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। अगर अर्धवार्षिक है तो रेट आधा, समय दोगुना। अब सिंपल हम बना लेंगे। CI कहता है क्या होगा? देखिए रेशियो से अगर 40% का हम वैल्यू निकाले तो कितना होता है? 2/5 होता है। तो हमेशा ये प्रिंसिपल होता है और हमेशा ये सीआई होता है। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट ले लेंगे। अगर प्रिंसिपल 5 है, सीआई 2 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 7। अब 2 साल लेना है तो हम 2 बार रेशियो ले लेंगे सिंपल। देखिए ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 49। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। यहाँ जो अंतर आता है 24 आपका जो हो जाएगा ये सीआई हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा भी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो मेरे पास यहाँ कितना है? 25 है। मूलधन मेरे पास 25 है, लेकिन क्वेश्चन करा है कि नहीं, मेरे पास तो 9,000 है। तो देखिए अगर 9,000 का मान जो हमको दिए हुए, मतलब 25 का मान 9,000 है। अब बोला है कि चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि हमको 24 है, तो इसमें 24 से गुना कर देंगे। अब इसको आप काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। काटिए, क्या आ जाएगा? 5 से काटिएगा सिंपल। इसको अगर काटिएगा तो ये काट छाट के आ जाएगा 8640 पे आप लोग काट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको ले लेना है एमआरपी मतलब अंकित मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर मानिए ये 100 है तो ये 160 है। हमको 20% की छूट दिया था। छूट किस पे देता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे छूट देता है, मतलब अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। तो अगर इस पे हम 20% की छूट दीजिएगा तो कितना बेचिएगा आप बताइए? 160 का आप 80% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 128। तो हम किसी सामान को 100 रुपया में खरीदे थे और बेच 128 में रहे, तो वही करा कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो कितना यहाँ से लाभ हुआ? 100 के सामान को 128 में बेचेंगे तो 28% का हमको लाभ हो जाएगा। चलिए ये देखिए कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी किसी जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ हमको पता है कि आर का मान, इसमें कुछ नहीं करता है, जो दिया रहता है सिर्फ उसी को लेते हैं। इसमें सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है तो हम त्रिज्या को लेंगे। त्रिज्या क्यू है, मतलब 3 बार आर को लिखना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है? तो त्रिज्या क्यू है। 50% का वैल्यू कितना होता है? अगर 50% का मान निकालिएगा तो 1/2 हो जाएगा। और वृद्धि कर रहा है, मतलब 2 से 3 कर रहा है, 2 से 3 कर रहा है, 2 से 3 कर रहा है। आप इसको वृद्धि कर दीजिए कि आयतन में कितना, ये निकल गया इसका आयतन, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27। तो कितना बढ़ा? 19 बढ़ा। 19 बढ़ा किससे बढ़ा है? 8 से, और गुने 100।
ये कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा प्रतिशत वृद्धि। इसको काटिएगा अगर 4 से तो 4 से 2 बेर में, 4 से 25 बेर में, और इसको आप कीजिएगा तो इसको आ जाएगा 237.7। ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% निकाल। देखिए इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहले अगर मान लीजिए कि संख्या कोई x है, तो x का 20% 20 मतलब 20/100 गुने x, फिर 25%, 25 मतलब 25/100, और ये जो है ये 250 के बराबर है। तो यहाँ से आप x निकालिएगा, x आपको क्या निकल जाएगा, तो संख्या निकल जाएगा। अगर काटिएगा तो देखिए 25 से 10 बेर में कट जाएगा। अब 20 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितने बेर में, 20 25 100। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, 500 इधर और 10 उधर, 5000। अब इसका कर रहा है कि 35% कितना है, तो इसका 35% निकालिए, कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 50 25 5 15 16 1750 रुपये आपको ऐसे आ गया। वही अगर आप दूसरे तरीके से बनाइए तो देखिए यहाँ से अगर आप डायरेक्ट संख्या का 35% निकालिएगा तो इसको क्या करना होगा, यहाँ सिर्फ उसका उल्टा हो जाता है, 250, यहाँ पे 100 ऊपर रखना है, नीचे जितना प्रतिशत है, मतलब 20% है तो 20 गुने 25 है तो 100/25। कह रहा है कि 35% कितना होगा, मतलब ये आपका जो निकल गया ये संख्या निकल गया, ये x बराबर निकल गया। अब इसी का 35, तो इसका अगर 35 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 35/100। इसको भी आप काटिएगा तो 1750 आ जाएगा। देख लीजिए 100 से 100 कट जाएगा, अगर 5 से कटेगा तो ये 4 में, तो 4 से ही कट जाएगा, 5 से ही 7 में कट जाएगा, और गुना कीजिएगा तो आपको 1750 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल, हमको यहाँ स्पीड बताना है। देखिए पहला हमको पता है कि देखिए अगर किसी भी खम्भा को, पोल को, आदमी को जब ट्रेन पार करती है तो उसमें हम उसका लंबाई नहीं लेते हैं, लेकिन यही जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यही जब ट्रेन को पार करेगी तो इसका लंबाई लेते हैं। तो पहला में कह रहा है कि खंभे को पार करता है, तो यहाँ से इसका लंबाई सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ से अगर आप इसका स्पीड निकालेंगे तो स्पीड वह क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ से आपका स्पीड कितना निकल जाएगा, 384/12। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 32 मीटर प्रति सेकेंड इसका एक आपका चाल निकल गया। वही दूसरा कह रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी। यहाँ देखिए दूसरी रेलगाड़ी मतलब यहाँ दो ट्रेन है, दो रेलगाड़ी है। यहाँ पे आपका दोनों का चाल होगा, दोनों का स्पीड होगा, दोनों का लंबाई होगा। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी लंबाई की, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है। अब वो क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों का जो लंबाई है वह सेम है, तो आप यहाँ अगर स्पीड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। हमको पता है कि इसमें जो है दोनों का स्पीड है, इसमें चाल कितना हो जाएगा, 32 मीटर प्लस दूसरा का हमको पता नहीं है तो s2 ले लेंगे, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। और बटा में कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो इसको भी 12 सेकंड में ही पार कर रहा है, तो बटा 12। अब इसको आप काटिए, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 6 1 7 बटा 12। सॉरी इधर थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से है कि 768/12, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 12 छक 72, 4 5 48, 12 चौका 48। तो ये यहाँ जब आ गया तो आपको क्या बच गया, यहाँ पे है कि 32 प्लस S1 बराबर 64। यहाँ से अगर आप S1 निकालिएगा तो इधर आके ही घट माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरी ट्रेन की चाल भी हमको कितना आ गया, 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाए। पता है आपको कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने और खुद के अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब 32 से पहले कौन कौन अभाज्य संख्या है, अब देखिएगा तो 2 हो जाएगा,
21। आप इस सभी संख्याओं को देखिएगा तो एक खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये सभी अभाज्य संख्या होती है। इसका औसत निकालना है तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, इसका सीधा सिंपल है कि आप सबको जोड़कर और जितना संख्या है, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संख्या है तो आप 11 से भाग दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन वैसे हम गुना करने जोड़ने में बहुत सारा समय लग जाएगा, तो आपको पिछले भी हम सेक्शन में बताए थे आपको कि आप इसको कैसे बनाइए। कुछ नहीं करना, आप इसको सिंपल एक संख्या जो एवरेज है मान लीजिए कि आप एवरेज 20 मान लिए, आप माना हुआ एवरेज 20 है, तो 20 में आप ये देखिए कि कौन संख्या किससे कितना ज्यादा है कितना कम है। तो देखिए पहला कितना है, पहला इसमें 18 कम है, दूसरा 17 कम है, फिर तीसरा 15 कम है, फिर ये 13 कम है, फिर 9 कम है, फिर ये 7 कम है, ये 3 कम है, ये 1 कम है। अब ये देखिए ये 3 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है और ये 11 ज्यादा है। अब आप इस सबको क्या कीजिए कि सबको जोड़ दीजिए, तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 18 17 15 13 9 7 3 1 को अगर जोड़िएगा तो इसको आपको आ जाएगा -83, और इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आपको +23 आ जाएगा। और ये -83 है +23 है, अगर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइए तो -60 आ जाएगा। अब जो हमारे पास बचता है, जो -60 बचा, उसमें कुछ क्या करना है कि जितना संख्या उससे भाग दे देना है, तो आप इसमें 11 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल संख्या मेरे पास 11 है, तो 11 से भाग दीजिएगा तो ये लगभग 5.5 के आसपास आपका आ जाएगा, मतलब 5 पॉइंट आपको आ जाएगा, कितना 45 आ जाएगा, 5.45 समथिंग आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि अब जो आएगा, मतलब ये माइनस में है, चूंकि आपको देख रहे हैं कि -60 है तो ये माइनस में है, तो अगर ये माइनस में आता है तो हम जो एवरेज माने हुए हैं, कितना एवरेज माने हैं 20, तो जो एवरेज मानते हैं उसमें ये घटा देते हैं। अगर वही प्लस में आता तो जो एवरेज माने हैं उसमें जोड़ देते। तो आप देख लीजिए कितना एवरेज माने हैं, आप 20 माने हैं, तो क्या कीजिएगा 20 माइनस 5.45, इसको अगर हटाइएगा तो ये आपको आ जाएगा 14.5 के आसपास, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। कुछ नहीं है, आप एक फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला एक होता है कि HCF मतलब होता है महत्तम समवर्तक गुने LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक का बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। ये होता है एक फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम देता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे HCF हमको पता है कि कितना दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, LCM हमको निकालना है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल जो है 720 है, तो 720 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा 120, तो यहाँ पे LCM कितना मेरा आ गया 120, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है, देखिए 5 संख्या है जिसका औसत 32 है, तो ये इसका एवरेज है। तो अगर हम सम निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। वही कर रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो पहले 5 से 1 हटा दिया तब कितना बचेगा 4, इसका औसत 28 हो जाता है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 3 11, 112 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले 5 संख्या मेरे पास था, अब हो गया 4 संख्या, तो जो संख्या इसमें से घटेगा, जो बचेगा वही संख्या हम निकालेंगे, क्योंकि अगर 5 का आप योग करते हैं तो 160 था और 4 का योग कर रहे हैं तो 112 है, तो जो संख्या निकल गया, जो इसमें से बच रहा है वही तो मेरा संख्या था ना। तो हटाई गई संख्या कितना हो जाएगा, आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 48, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है क्या, ये फिर आ गया, कुछ नहीं है, 0.1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग, और 0.01 का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इस पे आप बनाइएगा तो बहुत लंबा चल जाता है, क्योंकि इसका मान होता है क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर और -2ab होता है। इस पे बनाइएगा तो काफी लंबा चल जाएगा, इसलिए आप इसको कुछ नहीं कीजिए, सिंपल बनाइए कि देखिए इसको 1/10 लिख सकते हैं स्क्वायर,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका 1/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 1/10,000। कुछ नहीं है, इसका 10,000 एलसीएम ले लीजिए। 10,000 लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 101 बटा नीचे 10,000। अब देखिए, आप समझते हैं कि जितना नीचे 0 रहता है उतना अंक के पहले क्या होता है? दशमलव होता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि 101 ही है, यहाँ पे 0 4 है। 4 है मतलब एक 0 लगाकर और दशमलव दे देंगे, यानी ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अगर नीचे 0 जितना 0 है उतना अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्या कहता है? स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128/17 दिनों में काम पूरा करता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए, आप इसको सोनपली को 16 एस मान लीजिए जो 16 में करती है, और दोनों मिलके जब काम करती है तो आप 128/17 दिन में करती है। आप इसमें जानते हैं कुछ नहीं करना होता है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 16 और 128 का एलसीएम कितना होता है? 128। हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा, नहीं कि नीचे वाले का। हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा अगर ऐसा भिन्न में दिया हो तो 16 128 का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो ये कर जाएगा कितना मतलब है? 16, ये 8 जाएगा। ये देखिए 128 एक जाएगा और नीचे जो भी रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा। तो एक में 17 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 17। अब देखिए, ये अकेले 8 दिन में कर रही है, ये दोनों मिलके 17 दिन में कर रही है। तो अगर रेवती अकेले करेगी तो कितने दिन में? 9 दिन में। चूंकि हाँ ठीक है, क्योंकि ये अकेले 8 दिन में कर रही है और दोनों मिलके 17 दिन में, तो ये अकेले 9 दिन में करेगी। वही पूछते हैं कि रेवती अकेले काम करे तो कितना? हमको टोटल काम पता है कितना है? 128 है, और रेवती का क्षमता कितना है? 9 के क्षमता से करेगी, तो ये इतना दिन में कर लेंगे। चूंकि ये कटने वाला है नहीं, और ऑप्शन भी मेरा ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 नंबर। किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? कुछ नहीं, पिछले बार भी सेट में आपका देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 20 फरवरी वाले में ये क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे 40 वर्ष था और यहाँ पे 5 वर्ष है। तो देखिए रिपीट क्वेश्चन होता है। ऐसे ही प्रीवियस ईयर भी बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट होता ही है। चलिए इसमें बताए थे तो ज्यादा झंझट नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप साधारण ब्याज देखिएगा तो 2 हो जाएगा, धनराशि 5 हो जाएगा। तो आप रेट का फॉर्मूला बताए ही थे कि एसआई गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। और पता है कि एसआई 2 है गुने 100 और मूलधन हमको 5 है और समय 5 वर्ष दिया है। तो देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8% हो जाएगा। तो इसका आंसर 8% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना है। 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान पता है हमको 70 सेंटीमीटर है, तो 70, और एच का पता है 14, तो 14 लगा दीजिए। 7 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 और 22 चौका कितना होता है? 88। 88 में 7 से गुना कीजिएगा, सॉरी 88 में 70 से गुना कीजिएगा तो आपको 160 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा नंबर कहता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3,000 रुपए है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। तो यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? कुछ नहीं, देखिए इसको ऐसे बनाइएगा, सबसे आसान रहेगा। देखिए 3 नोटबुक है प्लस 6 पेन है, इसका मूल आपको 3,000 रुपये दिए हुए। दूसरा कहता है कि 1 नोटबुक है, सिर्फ 1 नोटबुक है और 12 पेन है, इसका दाम भी 3,000 है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। आप हमेशा कहिए कि आप इसमें वो काट दीजिए। मान लीजिए कि हम पी के काटते थे, पी यहाँ 12 है और पी यहाँ 6 है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा, और इस सबको घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा कि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, ये 3 और ये 2, 6 हो जाएगा। 6 में 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5n मतलब नोट, और ये हो जाएगा कितना? 3 दूना 6,000 और 3,000 जाएगा तो ये 3,000 बचेगा। तो यहाँ पे अगर निकालिएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 600।
अब ये मान 1 था, ये 2 था। अब n का मान 1 में या 2 में किसी में रखिएगा तो आपका p का मान आ जाएगा। चलिए हम 1 में 2 में रखते हैं, तो n का मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 n है और 1 n का मान 600 है, तो यहाँ से हो जाएगा कि 600 प्लस आपका कितना हो जाएगा 12p बराबर 3000। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 600 इधर है, 3000 इधर है, तो 12 पी बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा घटेगा तो ये हो जाएगा 2400। तो एक पी का मान 200 रुपये है। हमसे पूछा कितना है कि 15 पे का मान कितना है, यानी 15 पेन का मान कितना है, तो एक का 200 तो 15 का 3000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। 15 में क्या करेंगे, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत कितने, देखिए 6 पेन का सीपी जो है वो 5 पेन के एसपी के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना, आप सीपी को इधर है बराबर के तब इसके साथ ले लीजिए, और एसपी इधर है तो बराबर के इस साइड वाले के ले लीजिए। तो देखिए सीपी बटा एसपी कितना होगा, सीपी यहाँ पे 5 हो जाएगा और एसपी 6 हो जाएगा। तो किसी सामान को हम 5 रुपया में खरीद रहे हैं और 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 कितना हो जाएगा 20%। 20% लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है, क्योंकि 5 के सामान को हम 6 में बेच रहे हैं, 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, अगर लाभ परसेंटेज निकालना है तो होता है कि लाभ बटा सीपी गुने 100 कर देते हैं, आ जाता है। चलिए नेक्स्ट 16 में क्या कहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट भी देता है, तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितना लाभ होगा, कुछ नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अंकित करता है, मतलब आप एमआरपी जो मार्केट प्राइस होता है और जो सीपी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 50% अधिक, मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 होगा तो इस पे 150 रुपया वो अंकित करता है। मान लीजिए कि मेरा पेन है, अब पेन 100 रुपया के है, उस पे हम अंकित कर दिए 150 रुपया, और फिर कहे कि लो भाई हम तुमको 20% छूट देकर बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं, 20% अगर छूट दीजिएगा तो 150 का 80% पर बेच दीजिएगा, क्योंकि 20% छूट दे रहे हैं। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। मतलब खरीदे थे हम 100 रुपया में, अंकित किए 150 और बेच रहे हैं 120 में, तो हमको प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। 100 रुपया के सामान को 120 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपया लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 100 से का गुने 100 कर दीजिएगा तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट 17 क्या कह रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, पीछे वाले फॉर्मूला से बना लीजिएगा आप। देखिए पीछे बताया है ना कि लाभ प्रतिशत अगर निकालिएगा तो कितना होता है, लाभ बटा सीपी गुने 100। आप इस पे भी लगाइएगा तो बन जाएगा, या आप डायरेक्ट लगाइएगा तो भी बन जाएगा। देखिए पहले हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए लाभ 25% है, मतलब 100 के सामान को वो 125 में बेच रहा होगा, तब तो 25% लाभ होगा ना। लेकिन कह रहा है कि नहीं हम तो 6875 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 125 का मान हो जाएगा 6875। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी 100 का मान पूछ लिया। इसको आप काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटिएगा कितना आ जाएगा, 6875 बटा 125 गुने 100 कीजिएगा। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 पचे 25 से 4 में 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 5 ती 15 और 3 37 5 सते 35 और 50 25 1375 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 28 29 30 और 52 3 5500 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 18 नंबर कहता है कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होती है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, उस पे आप इसको बना सकते हैं, उसको हम एमडीएच मसाला बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि एमडीएच बटा डब्ल्यू और बराबर होता है एमडीएच बटा डब्ल्यू, मतलब दोनों काम को हमेशा बराबर करना होता है।
एम के मतलब मैन होता है, डी के मतलब दिन होता है, एच के मतलब घंटा होता है समय, और डब्ल्यू के मतलब वर्क होता है काम। तो यहाँ देखिए जितने भी कुछ बनाया जाए, मकान बनाया जाए, पुस्तक बनाया जाए, कलम बनाया जाए, डिब्बा बनाया जाए, वो सब वर्क होता है, वो सब काम होता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि 72 दिलसाद मतलब ये आदमी 72 है, तो मैन को ले लेंगे कितना 72 गुने कितना करा 720 पुस्तक। देखिए यहाँ पुस्तक की दिलसाद, तो ये पुस्तक क्या हो जाएगा 720 वर्क हो जाएगा। और 22 दिन, दिन क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, और इसमें घंटा नहीं दिए हुए, तो ये एक वर्क हो गया। अब इसको बराबर करेंगे सेकेंड वाले से। सेकेंड क्या कर रहा है कि 12 दिनों में, तो यहाँ दिन हो जाएगा 12, और 660 पुस्तक की जिल्दबंदी मतलब 660 पुस्तक है, मतलब ये क्या कर रहा है 660 वर्क कर रहा है। करने के लिए जिल्द सादों की मतलब मैन का हमको क्या हो जाएगा संख्या पूछ लिया कि कितने मैन की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं होगी, आप इसको काट दीजिए, आप बन जाएगा। ऐसे काटिएगा तो ये कट जाएगा, 72 से 72 कट जाएगा। वही काटिएगा 6 से, तो 6 से 2 वे में, 6 से 11 वे में, ये काटिएगा तो ये 11 वे में कट जाएगा। तो यहाँ पे मैन बराबर हो जाएगा 11 गुने 11 बराबर 121, जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या, देखिएगा यहाँ वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। जिसे जैसे ही आपको बोल दे कि चॉकलेट और कैंडी मतलब जो संख्या अगर समान संख्या में हो और अधिकतम संख्या भी हो, तो आप सीधा कुछ नहीं कीजिए, वहां पे HCF निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1003 है और फिर 2703 है, तो इसका आप HCF निकाले। तो HCF निकालने का पता है कि आपको बहुत सारा मतलब रूल है। पहले आप इसको सिंपल अगर निकालते हैं तो आप डिवाइड रूल यानी भाग विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा आप इसको गुणनखंड तोड़कर निकाल सकते हैं। तीसरा आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे बेटर अगर ऐसा में होता है तो आप अगर उसको आप फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो तोड़ लीजिए, अगर उसमें लेट होता है तो आप कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि इसका अगर भाग विधि से निकालिएगा तो बहुत समय लगेगा। आप चुपचाप ऑप्शन ले लीजिए, जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप 17 से इसको काटिएगा तो ये आसानी से 17 से कट जाएगा, तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। मान लीजिए अगर वही ऑप्शन ए में नहीं रहता, वही ऑप्शन अगर डी में रहता, कुछ नहीं, आप ज्यादा समय नहीं लेगा, आप 1 मिनट से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि किस ऑप्शन से कटेगा भाग विधि द्वारा, तो आप उससे कर सकेंगे। ऐसे भी आप डिवाइडेड के रूल लगाकर देख सकते हैं, 1-2 ऑप्शन वैसे हट जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ 33 है जो 11 से कट रहा है, और इस दोनों को आप देखिएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 11 से कटता है, क्योंकि 11 का रूल क्या कहता है कि 11 जोड़ने पर या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। मतलब 11 का जो मल्टीपल में है कुछ भी या 0 होना चाहिए। 3 1 4 11 के मल्टीपल में है ही नहीं। 7 2 9 3 12 ये भी नहीं, मतलब एक ऑप्शन को आप हटा सकें। तो अब से आप ऑप्शन से इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। हमसे x अनुपात y पूछा है। कुछ नहीं, x का 45 है तो आप 45% कर दीजिए, और y का 15% है तो आप 15% कर दीजिए। आपको पता है कि बराबर में कट जाता है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 से ये 3 में कट जाएगा। पता है कि ये जो होता है इसका मान होता है और ये होता है इसका मान होता है। तो यहाँ पे x बराबर y कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 1 और 3 मान 3, 1 अनुपात इसका 3 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए 1 अनुपात 3 है, ऑप्शन नंबर डी 3 अनुपात 1 है। इसमें कंफ्यूज क्या हो जाता है कि देखिए आप तो ये बना दिए कि 1/3 आ जाएगा, लेकिन और स्टूडेंट क्या इसमें होता है दिक्कत कि देखिए यहाँ आ गया x गुने 3 अब बराबर y गुने 1 आ गया। यहाँ सिंपल कुछ नहीं, लोग ऐसे करते हैं कि x अनुपात y 3 अनुपात 1 ऐसे लिख देते हैं और जाते हैं और 4 नंबर ऑप्शन में मार देते हैं और इनको नंबर मिलता है 0.25 माइनस में। तो ऐसे नहीं करना, हमेशा इसमें जो रहेगा गुना में और बराबर बीच में, तो हमेशा इसका मान इधर वाला के होता है और इधर वाला का मान इधर वाला होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।